नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे पत्र से भड़की सियासत की। अब छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना अब सिर्फ गरीबों को पक्का घर देने की योजना नहीं, बल्कि सियासत का बड़ा मुद्दा बन गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर स्वीकार किया कि तकनीकी खामियों के कारण कई सारे पात्र परिवार आवास प्लस 2.0 सर्वे में छूट गए हैं। अब कांग्रेस सरकार के दावों पर सवाल उठा रही है, जबकि सरकार सभी पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने की बात कह रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। लेकिन जब तक अगर आदमी मन खड़े है, महिला पुरुष दीदी भाई मन, हाँ एकर मन के भी सर्वे हो, एकर मन के ऐसे का खामी निकले है, कौन से मन हीरक महल में रहते कि सोनक महल में रहते, सेकर मन के ला पात्र करे हल कच्ची मकान में जो करवाए रहे हम आवास, तो आवास में जो लिस्ट है ना, वो हमारे अपात्र किया गया है। इसलिए हम जनपद पंचायत में आए हैं कि हमारा मांग को पूरी किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ की राजनीति में हमेशा से ईंट और वोट दोनों जोड़ती रही है। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को गरीबों के अधूरे घरों पर घेरा। सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट में 18 लाख आवास स्वीकृत कर इसे मोदी की गारंटी का सबसे बड़ा वादा बताया। सरकार लगातार निर्माण के आंकड़े भी गिनाती रही, लेकिन अब डिप्टी सीएम विजय शर्मा का एक पत्र विपक्ष को नया मुद्दा दे गया। पत्र में स्वीकार किया गया कि आवास प्लस 2.0 सर्वे के दौरान तकनीकी और व्यवहारिक दिक्कतों की वजह से कई पात्र परिवार पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सके, यानी जो गरीब योजना के हकदार थे वही सूची से बाहर रह गए। अब राज्य सरकार केंद्र से आग्रह कर रही है कि ऐसे सभी पात्र परिवारों को योजना में शामिल किया जाए। डिप्टी सीएम का कहना है, एक भी पात्र हितग्राही छूटना नहीं चाहिए और ग्राम सभाओं के माध्यम से दोबारा सत्यापन कराया जाएगा। अब ये एक भी पात्र हितग्राही छूटना नहीं चाहिए, ये बहुत ही उत्साहवर्धक विषय है और इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया है कि एक कोई प्रक्रिया हमको बता दी जाए, ताकि हमारे आने वाले जितने भी लोग हैं जिनका नाम ग्राम सभा में नहीं पहुंच पाया है, तो ग्राम सभाओं में पुनः हम उसका परीक्षण करवा सकें। उसके लिए मैंने पत्र उनको लिखा। सरकार कह रही है कि रिकॉर्ड मकान बन रहे हैं, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है, अगर सब कुछ रिकॉर्ड पर था तो फिर रिकॉर्ड से गरीब बाहर कैसे हो गए? डिप्टी सीएम का यही पत्र अब कांग्रेस के लिए सियासी हथियार बन गया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार पहले उपलब्धियों का ढोल पीटती रही और अब खुद मान रही है कि पात्र परिवार योजना से वंचित रह गए। अब वो इस तरह की चिट्ठी लिख रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन सही से नहीं हो रहा है और लोगों को, वास्तविक लोगों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित नहीं हो पा रहा है, और जो आवंटित किसी को हो गया है तो उसके किस्तों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना पर अब सियासत की नई छत खड़ी होती दिख रही है। सरकार छूटे पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने की बात कह रही है, तो कांग्रेस इसे सरकार के दावों पर सवाल उठाने का मौका बना रही है। ऐसे में गरीबों के घर का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में है। अब देखना होगा, पहले पात्र परिवारों को पक्का घर मिलता है या फिर इस मुद्दे पर सियासत और तेज होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। लेकिन जब तक अगर आदमी मन खड़े है, महिला पुरुष दीदी तो पात्र हितग्राहियों को लाभ नहीं मिला, तो लाभ आखिर किसे मिला? डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि कुछ तकनीकी खामी हो गई थी, जिस वजह से पात्र हितग्राहियों के लाभ सूची में ऐड ऑन नहीं हो पाए। अब बैठे बैठाए विपक्ष को सवाल उठाने का मुद्दा भी मिल गया है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गंधर्व पांडे हमारे साथ हैं। गंधर्व जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अभिमन्यु मिश्रा हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत स्वागत। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत गंधर्व जी आपसे ही करेंगे। सर, सुन पा रहे हैं? गंधर्व जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गंधर्व जी, आपका माइक म्यूट है, शायद उसे अनम्यूट कीजिए। हेलो, ठीक है सर, अब बिल्कुल आ पा रही है सर। गंधर्व जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं सर। ये कैसे संभव है कि जो पात्र हितग्राही थे उनके नाम ऐड नहीं हो पाए और बहुत सारे लोगों के नाम ऐड ऑन हुए, लेकिन जिन्हें वाकई जरूरत थी वो पात्र हितग्राही सूची में शामिल नहीं हो पाए? गंधर्व जी, सुन पा रहे हैं?
गंधर्व जी, कुछ नेटवर्क का इशू है शायद, उसे दुरुस्त करके जल्दी से वापस आपके पास आता हूं। अभिमन्यु जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिमन्यु जी सुन पा रहे? जी ऋषभ जी, सुन पा रहा हूँ। ठीक है अभिमन्यु जी, ये संभव होना, ये सोच पाना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि जिन्हें वाकई ज़रूरत थी वो सूची में ऐड ऑन नहीं हो पाए। अब इस गलती को, इस खामी को स्वीकार करते हुए उप मुख्यमंत्री एक लेटर ज़रूर लिख दे रहे हैं, लेकिन इससे क्या ये समस्या हल हो जाएगी? जी ऋषभ जी नमस्कार, गंधर्व भाई जुड़े साथ में उनको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जहाँ तक के आवास का मामला है और जो पात्र लोग आवास से वंचित हुए हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि भाई जितने भी लोग पात्र लोग हैं, जिनका अधिकार है आवास का, उनमें से कोई भी वंचित ना रहे। हमारा यही मानना है और इसमें राजनीति से दूर रहते हुए इसमें यही सबसे पहली सोच है कि जितने के लिए भी आवास जिनको वाकई में चाहिए, जो वाकई में गरीब है और जो वाकई में जिनको जरूरत है, उनको पहले मिलना चाहिए। अब यहाँ पर आपने सवाल बहुत ही वाजिब पूछा कि लेटर लिख देने से समाधान क्या होगा, क्योंकि जब यहीं पर सारे सर्वे हुआ, यहाँ पर लोकल एजेंसियों ने सर्वे किया, यहाँ की मॉनिटरिंग लोकल थी, तो जब उसमें कहीं गलती हुई है तो अब आप लेटर लिखेंगे केंद्र को, लेकिन यहाँ आपको पहले ही देखने की जरूरत थी कि यहाँ से जब आपने सूची आगे भेजी होगी तब आपको उसमें देखना चाहिए था कि कौन पात्र छूट रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर यही हम चाहेंगे कि कोई भी एक भी व्यक्ति छूटने ना पाए, जो पात्र व्यक्ति है, जो जरूरतमंद व्यक्ति है, उन तक के आवाज पहुंचे। इसमें हम यही कहना चाहेंगे मुख्यतः तो, और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें ना कोई आरोप प्रत्यारोप होने चाहिए, क्योंकि आवास और घर का मामला है। पहले भी इसको लेकर के छत्तीसगढ़ में राजनीति बहुत हो चुकी है, तो हम कभी इस पक्ष में रहे नहीं। आज भी हम यही चाहेंगे कि जितने से जल्दी हो सके, जितने लोग बच गए उनको भी सूची में वापस ऐड ऑन किया जाए और समयबद्ध तरीके से ही चीजें हो और सबके सबको जो है वो पीएम आवास से लाभ मिल सके। जी अभिमन्यु जी, लेकिन इसमें बहुत बड़ा आंकड़ा उन लोगों का है जो पलायन कर गए थे या किसी कारणवश से उनके नाम ऐड ऑन नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं गलती थोड़ी बहुत उनकी भी है, जो सतर्क नहीं रहे, जो जागरूक नहीं रहे और जिन्होंने वाकई कोशिश नहीं की। क्योंकि अगर पलायन कर गए वो लोग, तो जब सर्वे हो रहा था तो उनका नाम कैसे ऐड ऑन हो सकता था? मैंने जैसे कहा कि अब जो जरूरतमंद लोग हैं और जो लोग छोड़ रहे हैं, जो लोग स्वेच्छा से नहीं लेना चाहते या जो लोग पलायन कर रहे हैं, माने उनको जरूरत नहीं है, तो ऐसी कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं है कि आपको जरूरत ही जब नहीं है तो आपको थोड़ी आपका सूची में नाम आएगा ताकि आपके पैसे फिर स्वीकृत हो जाए, फिर वो वापस जाएं, ये सारा कुछ तो गलत होगा। तो लेकिन जो लोग चाह रहे हैं, जो लोगों ने आवेदन किया है, जिन लोगों का नाम नहीं आ पाया, जिन्हें वाकई जरूरत है, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिनको वाकई जरूरत है उनका नाम रहना चाहिए, जिनको जरूरत नहीं है उनके नाम, बल्कि एक बार और आपको सर्वे करा करके ये सब नाम काटने का काम करना चाहिए जो एक्स्ट्रा आ गए। गंधर्व जी, सर्वे तो एक बार फिर से होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वो लोग लेते हैं जिन्हें वाकई जरूरत है ही नहीं, और कई बार ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है जिन्हें वाकई बहुत ज्यादा सख्त से सख्त जरूरत है। अभी अरुण साहब ने लेटर तो लिख दिया है केंद्रीय मंत्री को, लेकिन लेटर लिखने से क्या होगा? क्या बहुत जल्दी ये मकान जो है वो पात्र हितग्राहियों को मिल जाएंगे? क्योंकि बारिश का सीजन चल रहा है, अब ऐसे में किसी गरीब के सिर पर पक्की छत नहीं होगी तो बारिश के समय में कैसी मुसीबत आती है, क्या कुछ झेलना पड़ता है, ये आप बखूबी जानते हैं। ऋषभ जी, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, अभिमन्यु भाई को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, जय जोहार, वंदे मातरम। बड़ा ही संवेदनशील विषय है। आपने सही कहा कि गरीबों के सर पे छत होना चाहिए, बारिश का समय है, और ये 18 लाख आवास हमने जब हमको जनता ने सत्ता सौंपी तो हमारी पहली कैबिनेट में हमने जो निर्णय लिया था वो यही लिया था कि जो प्रधानमंत्री आवास रोक करके रखे गए थे उसको जारी करने का कार्य हमने किया कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास यहाँ रहेंगे, जिसमें नक्सल से जो प्रभावित क्षेत्र थे, नक्सल से जो घर वापसी किए उन लोगों के भी आवास थे, विभिन्न प्रकार के चरणबद्ध तरीके से आवास 2.0 के तहत भी दिए गए, और एक आंकड़े के तहत जो आंकड़ा है उसमें लगभग 2024-25 और 25-26 में औसत लगभग 1600 आवास प्रतिदिन छत्तीसगढ़ में बना करके गरीबों को उनकी चाबी सौंपी जा रही है। आपने शायद अरुण साहू जी का नाम ले लिया, वो भी उप मुख्यमंत्री हैं, पर जहां तक ये विभाग विजय शर्मा जी के पास है, वो भी उप मुख्यमंत्री हैं। तो विजय शर्मा जी ने ये पत्र शिवराज सिंह चौहान जी को लिखा है कि जो आवास में ग्राम सभाओं के माध्यम से, जैसे आपने देखा होगा अभी बस्तर संभाग में हमने महतारी वंदन योजना के लिए पोर्टल फिर से खोला है, तो सरकार की संवेदनशीलता है कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के माध्यम से अगर एक भी पात्र परिवार है
जो अभी भी इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गया है किसी तकनीकी कारण से या भिन्न कारणों से, तो उसको लाभ लेने का एक अवसर प्रदान किया जाए, ऐसा उन्होंने आग्रह केंद्र से किया है। ठीक। तो निश्चित तौर पे बड़ा स्वागत योग्य है और इसमें राजनीति करने की आवश्यकता, जैसा कि मैं माननीय शिव डहरिया जी पूर्व पीडब्ल्यूडी और नगरीय प्रशासन मंत्री थे, उनका वक्तव्य सुन रहा था, तो उनको ये सोचना चाहिए कि उन्होंने अपने 5 साल में केवल इस सत्ता के मद में चूर होकर के कि हम राज्य का अनुदान नहीं देंगे, गरीबों का आवास रोक करके रखा, तो वो न्यायोचित नहीं था, जिसका परिणाम कांग्रेस को आज भोगना पड़ रहा है। हमने इसके लिए विधानसभा घेराव भी किया था, विभिन्न प्रकार की चीजें हुई थी। तो हमारी पहले से प्रतिबद्धता रही है कि हम गरीबों को आवास इसमें वितरित करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और उसी के लिए ही कि अगर एक भी परिवार है तो ना छूटे। अगर फिर से ग्राम सभा में और विभिन्न माध्यमों से जो पात्र हितग्राही हैं उनको जोड़ा जा सकता है, तो एक प्रयास करने में कोई उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एक आग्रह किया लेकिन गया है गंधर्व और जी, अपने आप में एक मिसाल मुझे है। कांग्रेस सरकार जी। का शासनकाल याद आता है, तो याद ये भी आता है कि बहुत सारे नेता मंत्री ये कहते थे कि केंद्र से हमें सहयोग नहीं मिलता, इसलिए हम राज्य की जनता को लाभ नहीं पहुंचा पाते हैं जिसके वो हितग्राही हैं, केंद्र से सहयोग नहीं मिलता है। देखिए ऋषभ जी, आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, तो उन्हीं का बयान है जो मैं कोट कर रहा हूं, शायद अभिमन्यु जी भी जानते हो, कि केंद्र से हमें कभी किसी प्रकार से कोई ऐसा मना नहीं किया गया, हर बार जितना मांगा उससे ज्यादा ही दिया, कभी केंद्र ने अपने हाथ हल्के नहीं रखे। तो ये बयान उनका है। तो एक तरीके से राजनीतिक बयानबाजियां होते रहती है, पर जो पद में आसीन है अगर उनके बयान देखें तो विभिन्न प्रकार की चीजें हैं। पर कांग्रेस पार्टी को कम से कम इस चीज पे तो आवाज की जहां तक बात है, इसके लिए बहुत आंदोलन हुए। जैसे बेरोजगारी भत्ता इनके समय का था, उसमें भी ये 5 साल नहीं दे रहे थे, हमने उसमें आंदोलन किया, सीएम हाउस का घेराव किया, तो आखिरी के 6 महीने के लिए जारी हुआ था, पर आवाज आखिरी तक जारी नहीं हो पाया। तो इनके नेता के बयानों में खुद विरोधाभास है। कुछ कहते हैं कि हाँ ऊपर से पूरा पैसा आता था, कुछ कहते हैं बिल्कुल नहीं आता था। और तुलना अगर मैं मनमोहन सिंह सरकार से कर लूं तो फिर तो उसमें से तो मोर देन 100% हमारी सरकार इनको दे रही थी। तो बहुत सारी चीजें। जी ठीक है, मैं आऊंगा वापस आपके पास। अभिमन्यु जी, पूरी बात तो आप सुन ही रहे थे गंधर्व जी की। आपके शासनकाल में आप कह रहे थे कि हम नहीं देना चाहते अनुदान, और पूरा बोझ आप केंद्र सरकार पर छोड़ रहे थे। और उस दौरान की मैं याद करता हूं तो कई सारे नेता ये भी कह रहे थे कि केंद्र सरकार से हमें सहयोग नहीं मिलता, चाहे नक्सल खात्मे की बात कर लूं, चाहे सरकारी योजनाओं की बात कर लूं। अभी कुछ हितग्राही छूट गए हैं सूची से, तो अब उप मुख्यमंत्री ने लेटर तो लिख दिया है और ये केंद्र में कहीं ना कहीं निगरानी में है कि कुछ पात्र हितग्राही छूट गए हैं और जल्दी से जल्दी उन्हें सूची में शामिल किया जाए। देखिए, मैं सबसे पहले अपने वक्तव्य में यही कहा कि इसमें सबसे पहला जो फोकस होना चाहिए सरकार का, वो ये होना चाहिए कि कोई भी एक भी पात्र हितग्राही और जरूरतमंद हितग्राही छूटने ना पाए। उसके अलावा मैंने दूसरी बात ये कही थी कि इसमें ये राजनीति करने का मुद्दा नहीं है, जो आवास का मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस शासनकाल में जमकर राजनीति की गई आवास को लेकर के। देखिए, हमारा विरोध इस चीज को लेकर के था कि जो केंद्रांश कम किया जा रहा था और लगातार राज्यांश बढ़ाया जा रहा था। आपने देखा होगा पहले राज्यांश कम हुआ करता था, जो पीएम आवास योजना थी, क्योंकि फ्लैगशिप योजना है, प्रधानमंत्री के नाम से चलती है, उसमें राज्यांश बढ़कर के लगभग 40% और लगभग आधा आधा करने के ये लोग फिराक में थे। तो उस बात का हमारा विरोध था कि आप जब अपनी फ्लैगशिप योजना धीरे धीरे आप उसका भार जो है वो राज्य पर क्यों डाल रहे हैं। अब यहाँ पर जहाँ पे आपकी सरकार होती है वो सरकारें तो बोल नहीं पाती बेचारी, ये आप हमारे ऊपर जबरदस्ती अतिरिक्त भार मत डालें। तो यहाँ ये हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो श्रेय लेने की राजनीति है, कहीं ना कहीं इसमें जनता को परेशानी होती है। आपने देखा होगा हमने आत्मानंद स्कूल खोले, उनमें व्यवस्था और बाकी स्कूलों में व्यवस्था द्वारा कभी काम नहीं किया भाजपा ने। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लगातार इस कार्यकाल में भी स्कूल बंद हुए, पिछले कार्यकाल में भी 350 के आसपास स्कूल बंद हुए थे। तो ये सारी शिक्षा व्यवस्था सुधारने के बजाय केवल नाम बदलने का, पीएम श्री स्कूल नाम कर रहे हैं आत्मानंद स्कूल, वो भी जब चल गए उसके बाद देखने के बाद क्या यहाँ के बच्चे जो है अब टॉप कर रहे हैं और अच्छे अच्छे रिजल्ट उनके आ रहे हैं, काफी बड़े बड़े IIT जैसे संस्थानों में चयनित हो रहे हैं, तब जाकर उनका नाम बदलने की कवायद शुरू की। तो कहीं ना कहीं हम यही चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने की राजनीति छोड़े। और उस समय ये केंद्रांश और राज्यांश का जो ये मामला हुआ हमारे सरकार में, उस वजह से जो ये
आवास बन नहीं पाए, उसका ठीकरा पूरी तरह से हमारी सरकार के ऊपर फोड़ा गया और इस प्रकार से दिखाया गया कि जैसे हमारी सरकार एक वजह ये हो सकती है अभिमन्यु जी, राज्यांश ज्यादा है इसलिए हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पाया, एक वजह ये हो सकती है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को जो केंद्र सरकार थी उसमें योजना को फिर वो कर दीजिए आप, जब 50-50 उसका राज्यांश और केंद्रांश हो चुका है लगभग, तो उसमें पीएम योजना पीएम आवास क्यों रहेगा, पीएम आवास उसका आप नाम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों का मामला था, तो उसमें केंद्र ने खुद से ये मामला अटकाए रखा ताकि चुनाव के समय वो इसको राजनीतिक उपयोग कर सके। तो हमारा यही विरोध है, अभी भी हमारा यही कहना है, राजनीति करने का हमारी इच्छा नहीं इस मामले में, इसलिए क्योंकि राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, आवाज का मामला है। देखिए गरीबों का आवाज का, लेकिन अभिमन्यु जी, जो राज्यांश को लेकर अभी की वर्तमान सरकार को आपत्ति नहीं, आपकी सरकार को क्या दिक्कत थी? देखिए राज्यांश लगातार बढ़ाया जा रहा था उस समय, उसी के लिए हमारी दिक्कत थी कि लगातार राज्य के ऊपर बोझ क्यों डाला जा रहा है, जबकि ये केंद्र की एक फ्लैगशिप योजना है। और अभी की सरकार को दिक्कत होगी भी तो वो थोड़ी कह पाएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है, अगर अंदर खानों में इनको दिक्कत होगी भी तब भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि रातों रात सीएम बदल देते हैं फिर ये लोग। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक केंद्र की सरकार के हिसाब से काम ना करे, छत्तीसगढ़ की जनता के हित को सामने लेकर काम करे और लेटर भी लिखे तो उसका कोई ना कोई प्रतिसाद निकले। हमारा कहने का मतलब ये है कि लेटर तक के मामला सीमित मत रह जाए। गंधर्व जी, देखिए ऋषभ जी, कितने दुख की बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता राज्यांश और केंद्रांश के चक्कर में 5 साल तक के छत्तीसगढ़ के मासूम वो 18 लाख गरीबों का आवास दबा करके बैठ गए और अभी भी ये कह रहे हैं कि राज्यांश और केंद्रांश। और दूसरा सुने आप बोले ना ये गलत दूसरा बात है, टीएस बाबा, अरे दोनों की तरफ से नहीं हो रहा काम, तो ये कांग्रेस टीएस सिंहदेव जी ने पंचायती विभाग से पहली बार ऐसा हुआ कि एक मंत्री अपने विभाग से मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे रहा है और उसमें उन्होंने उस इस्तीफे में लिखा खुद कि मैं शर्मिंदा हूं कि मैं गरीबों का आवास नहीं बना पा रहा, मैं कार्य नहीं कर पा रहा, तो मेरा इस विभाग में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता, इसलिए मैं विभागीय इस्तीफा देता हूं। और उन्हीं के बयान को मैंने पहले भी कोट किया था कि केंद्र से किसी प्रकार से कहीं ऊपर टोका नहीं गया है। तो अब इसमें तकलीफ ये होती है कि 5 साल ये उस चीज को नहीं किए और फिर अब बोलते हैं 5 साल, मतलब आप कल्पना कीजिए ऋषभ जी, किसी गरीब के घर में पक्की छत हो सकती थी, उसका आधा निर्माण पूर्ण हो सकता था, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हो सकती थी, पर इस सरकार की मंशा नहीं थी। इन्होंने आखिर में वही बोला, उसमें पीएम सीएम कर देते। इनका मंशा तब होता कि अगर उस योजना का नाम अगर नेहरू जी के नाम पे या राजीव गांधी के नाम पे या इंदिरा जी के नाम पे होता तो इनको कहीं कोई आपत्ति नहीं होती, पर वो सिर्फ पीएम आवास क्यों है उसके लिए 5 साल तक के नहीं करना, ये बड़े ही दुख की बात है। और अभी भी जो मुख्य मुद्दा है, आप हमारी सरकार की संवेदनशीलता देखिए, पूरे देश में पहला राज्य होगा कि अगर हमारा कोई भी एक पात्र हितग्राही छूट गया है तो उसके लिए केंद्र से अपील कर रहा है कि एक बार फिर से पोर्टल खोला जाए, ग्राम सभा से जो भी अगर कोई एक व्यक्ति भी लाभ ले सकता है तो लाभ ले सके, ऐसा वहां आग्रह करना अपने आप में सरकार की संवेदनशीलता लोगों के, ग्रामीणों के पक्के मकान के प्रति दिख रही है। और मैंने बताया दिन का औसत लगभग 1600 प्रधानमंत्री आवास हमारे राज्य में बन रहा है, तो बड़े ही गौरव की बात है। और अगर बड़ा मन रख के कांग्रेस इसमें कार्य करती तो मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के वो 11 लाख लोग जिनको ये आवास मिला है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सत्ता से दूर नहीं करते। और उन 11 लाख आवासों में जो आज परिवार पल फूल रहे हैं। ठीक है गंधर्व जी, बहुत अच्छी बात है, संवेदनशीलता की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो लेटर लिख दिया है उस पर कितनी जल्दी गंभीरता से विचार किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लास्ट कमेंट अभिमन्यु जी। देखिए आपने जो आखिरी में सवाल पूछा, मुख्य मुद्दा वही था कि अभी जो आवाज जिनको नहीं मिल पाए वो कब तक मिलेंगे, तो उसका जवाब आखिर तक नहीं मिला। अब बात किए थे टीएस सिंहदेव जी के इस्तीफे की, तो मैं उसका सीधा जवाब ये देना चाहूंगा कि टीएस सिंहदेव जी में इतनी हिम्मत है और जिम्मेदारी लेने की जो बोले, कम से कम उनकी एक सोच है कि अगर मैं मंत्री हूं तो मेरी जिम्मेदारी और मुझे उस विभाग से इस्तीफा देना चाहिए, ना कि आपके बेशरम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे जो 90 पेपर लीक हो गए, आज तक बेशर्मों की तरह अपने कुर्सी में बैठे हुए हैं। उसके बाद पेट्रोलियम मंत्री आपके नितिन गडकरी जी, जब देश उनको गाली दे रहा है तब भी वो अपने बेशर्मों की तरह अपने कुर्सी में बैठे हुए हैं। उसके बाद सुन लीजिए
अलोकतांत्रिक भाषा पे आ जाते हैं जब कांग्रेसी सुन नहीं पाते। डिबेट में नहीं बैठूंगा फिर मैं, ये हरकत मत कीजिए। नहीं तो अलोकतांत्रिक भाषा मत बोलिए ना। अरे अलोकतांत्रिक भाषा क्या है? 21 बच्चे सुसाइड कर लिए, उस आदमी को बेशरम नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? आप लोग क्या बना के रखे हुए लोग? मजाक बना के रख दिया आपके समय मैं बताता हूँ, आपके समय 80,000 लोग सुसाइड किए हैं, तो आप लोग सबको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। 2004 से 2014 तक 80,000 बच्चे इन चीजों के लिए सुसाइड किए हैं, तो चुल्लू भर पानी लेके डूब के मर जाओ। चुल्लू भर पानी लेके डूब के मर जाओ। कोई किसी को नहीं बचा रहा, उसमें जांच करके कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी कार्रवाई की है सीजीपीएससी में? और मुद्दा भटकाने की जो कोशिश कर रहे हो, मुद्दा भटकाने की जो कोशिश कर रहे हो, क्या सोचे जनता नहीं समझेगी? सीजीपीएससी में चौथी की एक भी कार्रवाई सामंत सोनवानी को क्यों नहीं डाली? ठीक है, समय अब आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता। लास्ट कमेंट में गंधर्व जी से ले लेता हूँ। इनके साथ मुझे डिबेट में करना भी नहीं आज से। लास्ट कमेंट अभिमन्यु जी, ऐसे नहीं होता है, ये नाराजगी थोड़ी होती है। देखिए, हमारी सरकार आवाज के लिए पूर्णतः संवेदनशील है, और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है तो जनता भली भांति समझती है। कांग्रेस पार्टी के पास आवाज के विषय में करने के लिए कुछ है नहीं, और हमारा सोच यही है कि ऋषभ जी, अगर एक भी पात्र हितग्राही है तो उसको लाभ मिल जाए। हम उसके लिए जितने संभव प्रयास होंगे वो करेंगे, और केंद्र की इसमें क्या रहती है रणनीति, आगे उस पर भी विचार करेंगे, और आगे मिलेगा नहीं मिलेगा। हमारे राज्य सरकार का जो धर्म था, जो इस जिम्मेदारी के लिए जनता ने हमको बिठाया, उसको हमने पूरा किया। ठीक है गंधर्व जी, लेकिन जो पात्र हितग्राही हैं और जिस बात को लेकर लेटर लिखा गया है उप मुख्यमंत्री की तरफ से, उस पर भी संज्ञान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बारिश का मौसम है और ऐसे में बखूबी आप समझते हैं कि गरीबों को कितनी समस्या जाती है जब उनके सिर पर पक्की छत नहीं होती है। तो इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन और जल्दी से जल्दी संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, ये उम्मीद की जा सकती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पत्र से अब सियासत भड़क चुकी है। उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को एक लेटर लिख दिया है कि बहुत सारे हितग्राही जो हैं वो सूची में शामिल नहीं हो पाए किसी कारणवश से, चाहे वो पलायन का कारण हो या अन्यत्र कोई कारण। अब इस कारण के बाद क्या उन पात्र हितग्राहियों के नाम सूची में जुड़ने जा रहे हैं और कितनी जल्दी जुड़ेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।